हेलो, वेलकम टू इनोशन। इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा चलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और हमारा ये दूसरा वीडियो है, दूसरा चैप्टर का सेकंड पार्ट। और पहले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ हम कर चुके हैं क्या क्या। वैदिक सभ्यता कर चुके हैं, वैदिक काल कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था कौन? आवाज थोड़ी ठीक नहीं लग रही। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था और ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि का क्या अर्थ है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। प्रियदर्शी कर चुके हैं। और उसके बाद 16 महाजनपद, और उसमें जो मेन था वो मगध के बारे में कर चुके हैं। मगध की राजगद्दी पे कौन था? महान पद्मानंद। उसकी राजगद्दी को खत्म किसने किया, किसकी हेल्प से किया? जो चाणक्य कौन था, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो करी थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं। पहला पार्ट वो है और ये दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, किस प्रकार से मिली, और उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और आप सभी नोटबुक निकाल चुके होंगे। निकाल लीजिए, जिसने नहीं निकाला हो पॉज कीजिए और निकाल के आइए और फटाफट लिखिए। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या थे उनके बारे में बताऊंगा अब आपको। और जो क्या कहते हैं, चाणक्य। चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था मौर्य वंश की स्थापना में। मौर्य वंश को स्थापित करने में चाणक्य जो थे, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी हुआ करता था, समुद्रगुप्त भी था। और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है किसमें? मौर्य वंश को स्थापित करने में। और वो बहुत बड़े अर्थशास्त्र भी रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं। वो उनकी बुक जो थी अर्थशास्त्र, वो बहुत फेमस हुई है। और उसकी जो एस रामा शास्त्री हैं, उन्होंने उसकी खोज की और उनको उसको ट्रांसलेट किया बेसिकली अभी के लैंग्वेज में। उस टाइम जो था वो संस्कृत में, खरोष्ठी में था और ब्राह्मी लिपि में था। उन सबको ट्रांसफर करके उन सबको ट्रांसलेट करके बेसिकली इंग्लिश में उन्होंने किया। तो लिखिए इसको, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो है मूर्ति कला। मूर्ति कला क्या होता है? जैसे आप सभी बहुत सारे, कभी आपने विजिट किया हो म्यूजियम में, तो वहां पर बहुत पुराने पुराने आपने मूर्तियां देखी होगी। तो जो मूर्तियां हैं ये बेसिकली, ये मूर्ति कला जो है वो दर्शाता है कि उस टाइम की लोग कैसे थे, किस प्रकार से कार्य किया करते थे, उनका जीवन शैली कैसा था। और हम देखिए जानकारी कैसे मिलता है। आप अभी अगर पढ़ रहे हैं कुछ, तो आपको कैसे जानकारी मिल रही है? किसी चीज को पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक से आपको ये जानकारियां मिल रही हैं। तो बुक से जब जानकारियां मिलती हैं तो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी, मौर्य वंश के बारे में भी इसी प्रकार कुछ जो लोगों ने, मैगस्थनीज थे, जैसे उनके द्वारा लिखित बुक थी इंडिका। इंडिका बुक उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और वो यूनानी एक राजदूत थे, मंत्री थे, जो इनके दरबार में रहते थे। राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक से जानकारी मिली है। तो उनकी बुक जो थी इंडिका, इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है कि वहां पर क्या क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, और कैसे शासन प्रणाली चलाते थे, चंद्रगुप्त कौन था, कैसे था, उसने साम्राज्य को कैसे स्थापित किया, किसकी हेल्प से की। ये सारी चीजें इस बुक में लिखित है। और फिर अर्थशास्त्र, जो दूसरी पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, जो किसके द्वारा लिखित है? वो चाणक्य के द्वारा लिखित है। और इसके भागों में, कुछ भागों में चाणक्य की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, जब मौर्य साम्राज्य बेसिकली था, स्थापित था, उस टाइम जो है जैन, बौद्ध धर्म और भी इस प्रकार के कई धर्म, छोटे छोटे धर्म जो थे, वो मेनली था जैन और बौद्ध धर्म। और बाकी धर्मों के बारे में जानकारियां नहीं मिलती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि और कोई धर्म ज्यादातर विकसित नहीं हो पाई, बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। और महावीर जैन का नाम सुना होगा, जो अंतिम वो थे पैगंबर। किसके? पैगंबर नहीं, अंतिम जो शिक्षा देते हैं बेसिकली। तो जैन धर्म के अंतिम शिक्षा देने वाले कौन थे? महावीर जैन थे। तो ये जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ओके। और अशोक के स्तंभों से देख लीजिए, ये जो है अशोक जो है, अशोक जो बहुत ही
पराक्रमी राजा हुआ करता था, उसने स्तंभों पे बहुत सारी जानकारियां लिखवाई हैं, शिलालेखों पर जानकारियां लिखवाई हैं। तो इस स्तंभ से भी क्या मिलती है हमें? जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। और इसी प्रकार से ये जो लाइंस हैं, आप सेम लाइंस लिखते जाइए। मैं लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ के नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इसको पॉज कीजिए और इस पुस्तक को, मतलब इस नोट्स को, इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके, अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो ये पहला शासक था जिसने ऐसे कार्य किए थे जो अपने प्रजा को, अपने अधिकारियों के लिए संदेश जो है प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। फिर बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलती थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन प्रणाली की क्या प्रक्रिया थी, क्या किस प्रकार से वहां पर शासन प्रणाली चलाया जाता था, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। उसके बारे में भी हमें जानकारी जो मिली है अर्थशास्त्र और इंडिका से ही मिली है। ओके, तो उसका जो है मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, लिखिए जल्दी से अगला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य में कैसी प्रशासन प्रणाली थी। तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसी थी? बेसिकली वहां पर 5 राजनीतिक केंद्र थे। सबसे पहला जो था पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और शूरवनगिरी। तो इसका जो राजधानी था वो कौन था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो अभी के टाइम में पटना है, राजगीर और गया बेसिकली बिहार में है ये। तो ये राजधानी का केंद्र हुआ करता था। और प्रांतीय केंद्र कौन कौन से? तक्षशिला थे, उज्जैनी, तौशिल और शूरवनहारी। ये बेसिकली कहां से कहां तक फैला हुआ था आप देख सकते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसा संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन सभी जगहों पर अगर एक ही प्रकार के संदेश थे तो वहां पर जो शासन थी वो एक ही राजा का हुआ करता था। वो कौन था? अशोक सम्राट। ओके, तो ये था पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, उड़ीसा, हर तरफ जो था एक ही संदेश था। तो ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होगा, लेकिन राजा जो था, राज्य जो कर रहा था, वो शासन जो कर रहा था वो एक ही था। शासन प्रणाली अलग अलग थी क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका था, जबकि उड़ीसा इस तरफ जो है तटवर्तीय क्षेत्र है। तो इन दोनों पे जो अलग अलग, मतलब वहां पर क्या होगा, अलग प्रकार से शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था करनी जरूरी होगी। इसी प्रकार से तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। तो तक्षशिला से उज्जैनी को जोड़ा गया था और इसमें एक व्यापार मार्ग को स्थापित किया गया था जिससे व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सके। और ये शूरवनगिरी, सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानी थी, तो इसको ही शूरवनगिरी कहा जाता है। ओके, और साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। देखिए अभी के टाइम में जैसे ट्रेन है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन उस टाइम जो था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही वीक था। वीक नहीं था, स्लो था बेसिकली। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था लेकिन स्लो था। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो नदियों के मार्ग से किया जाता था। इतने हाई फाई वो कार्स नहीं थे, व्हीकल्स नहीं बनाए गए थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन जो मार्ग था वो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया जाता था। तो ये था प्रशासन प्रणाली मौर्य साम्राज्य में। अब देखिए वहां पर जो सेना व्यवस्था है, मेगास्थनीज की बुक इंडिका में उसने किस प्रकार की सेना व्यवस्था के बारे में बताया है, वो अगली 3 लाइनों में बताने वाला हूं आप सभी को। तो जल्दी से लिखिए, मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। इससे पहले आप पॉज करके ऊपर वाला लिख लीजिए, और अगर आप में से कोई भी नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और कोई भी डाउट हो, कहीं भी अच्छा ना लगे आपको, तो जरूर कमेंट में हमें बताइए कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई है कोई भी चीज। और हमारे जो आप देख सकते हैं वहां पर चैनल पे जाके, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा और टेलीग्राम मिलेगा, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं हमसे और वहां पे भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए लिखिए अगला पॉइंट, मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था। तो बेसिकली मेगास्थनीज के बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूँ। वो एक राजदूत था और इतिहासकार भी था, और उसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी, और इसमें उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। तो उसने इस बुक में मौर्य साम्राज्य के बारे में जो एक बात लिखी है उसने, वो है वहां के संचालन की बात। वहां एक समिति हुआ करती थी और 6 उप समितियां हुआ करती थी जो इसके सेना का संचालन किया करती थी। अब ये देखिए भूमिदान क्या था, भूमिदान किस प्रकार से वर्क करता था। अगला पॉइंट ये पहले जल्दी से लिख लीजिए, सेना व्यवस्था एक समिति और 6 उप समितियां, मतलब एक हेड ब्रांच था और उसके 6 अलग अलग विभाग थे, 6 सब ब्रांचेस थे, ठीक है। और इसी प्रकार से लिखिए अब भूमिदान। भूमिदान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भूमियों का दान किया जाना बेसिकली। तो अब लिखिए अगला पॉइंट भूमिदान। देखिए भूमिदान इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में भी ही नहीं, पुराने टाइम में भी बहुत सारा भूमियों का दान किया जाता था। कैसे? देखिए सबूत मिले हैं इस चीज के। सबूत कहाँ से मिले हैं? अभिलेख, शिलालेख, पत्थर पे लिखे हुए ताम्रपत्र, इन सब चीजों से इसके सबूत मिले हैं कि पुराने टाइम में भी दान किया जाता था। तो एक प्रभावती गुप्त थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनके बारे में ये जानकारी मिलती है। और बेसिकली उनकी शादी जो थी दक्कन के वाकाटक परिवार में हुई थी। और हमने ऐसा पढ़ा है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं होता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं होता था, परंतु वो एक रानी थी, इसलिए उन पर उनका जो था भूमि पर मालिकाना अधिकार था, और उन्होंने भूमि को बहुत सारा दान में भी दिया है। और जो वो थे उनके पास कुछ ज्यादा ही अधिकार थे। कैसे? उनके पास अधिकार जो थे वो नौसेना का संचालन कर सकती थी। ये पॉइंट सारे लिख लीजिए जितना भी है, सब वो पॉइंट में सारा कुछ ये बताया हुआ है आप सभी को, तो इस पॉइंट्स को लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए उनके पास कौन कौन से अधिकार थे। एक भूमि पर तो अधिकार था ही, मालिकाना अधिकार था, और साथ ही साथ नौसेना का संचालन कर सकती थी, यातायात और खान पान का संचालन, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वरोहियों, रथारोहियों, हाथियों का संचालन। तो ये सब जो थे कुछ उनके पास अधिकार थे, ज्यादा अधिकार थे। जो नॉर्मल महिलाएं होती थी उस टाइम की, उनसे ये उनके पास कुछ ज्यादा अधिकार थे। तो आप सभी लिख लीजिए। और इसके बाद जो है अशोक ने धर्म का प्रचार, धम्म, बेसिकली धम्म जो शब्द है वो खरोष्ठी और वो लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि, उनमें से ही किसी का एक शब्द है धम्म। और ये ज्यादातर उनमें यूज किया जाता था, बौद्ध धर्म के उसमें पुस्तकों में और इन चीजों में यूज किया जाता था। पुस्तक हो गए या फिर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का दस्तावेज हो गया, तो वहां पर धर्म नहीं धम्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अशोक ने धर्म का प्रचार किया। अशोक जो था उसको आप सभी जानते हैं उसके बारे में। उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इसलिए उसने धर्म का प्रचार किया। धर्म के सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक थे। तो धर्म जो है, धम्म बेसिकली उसके सिद्धांत बिल्कुल सिंपल बनाया गया था, जो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल हो, सभी लोग उसको मान सके। तो धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा रहेगा, ऐसा माना जाता है धम्म के अनुसार। तो धम्म से क्या अभिप्राय है, धम्म में क्या क्या चीजें थी? तो धम्म एक नियमावली है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। नियमावली, अनुशासन, शासन प्रणाली, मतलब लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में। तो इसमें बड़ों के प्रति आदर सबसे पहला, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों का और परंपराओं का आदर करना, ये जो थे धर्म के नियमावली थे। ओके, अब अशोक ने इसके प्रचार के लिए क्या क्या किया था? अशोक ने अब जैसा कि बताया अलग अलग जगह पे अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए और ताम्रपत्र लिखवाए, और मतलब इस प्रकार से उसने प्रचार किए थे। तो ये आपको लिखना है। लिखना कैसे है वो मैं आपको देता हूँ, जो कि पिछले ये सारे भी आपको लिखना है, ये सभी को, इन सभी को भी आपको अच्छे से लिखना है। तो अशोक जो था किसी भी धर्म में और किसी भी संप्रदाय को मतलब अलग अलग पृथक पृथक करके नहीं देखता था।
तो उसने जो था धर्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया, जिसे क्या कहा जाता था, धर्म महामात्य। और उसने अपने ये इसके बारे में कहाँ जानकारी मिली, इसने जो अशोक था उसने जितने भी शिलालेख लिखवाए, उसमें जो 13वां शिलालेख था उसमें उसने कहा कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धर्म महामात्य नियुक्त किए हैं। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। वह अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते थे और उसने मतलब उनका जो कार्य था, प्रचार कार्य था, वो वेतन दिया जाता था उसके लिए। उनका काम जो था स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। तो ये जो थे धम्म महामात्य की स्थापना, धम्म महामात्य अधिकारी वर्ग की को स्थापित किया और उन्होंने इसको धम्म को प्रचार के लिए प्रचार करवाया इनके द्वारा। अब उसकी धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? देखिए अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए धम्म है तो उसकी विशेषताएं जरूर होंगी, और उसने जो धम्म में अपने मतलब बहुत सारे वो उदार भाव को दर्शाया है उसने। पहले वो कितना क्रूर राजा हुआ करता था, मतलब वो नहीं देखता था कि कौन क्या है, कैसे है, कौन किस राज्य में जाना है। वो हर तरफ से, कलिंग जो था एक राष्ट्र युद्ध था उसका, ऐसा माना जाता है, जहां पर उसने युद्ध किया और उसने देखा कि बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। उसने इससे उसका जो है हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा लिखा हुआ है पुस्तकों में, ऐसा माना जाता है। और हृदय परिवर्तन हुआ, तब से उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया और साथ ही साथ उसने धम्म का प्रचार किया। चलिए लिखिए। तो इसके जो था एक नैतिक नियम था और सामान्य विचार संहिता थी, और उसकी मुख्य विशेषताएं जो थी, नैतिक जीवन व्यतीत करना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो था, नैतिक जीवन व्यतीत करना। इस धम्म के अनुसार कहा गया कि मनुष्य को सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से। नैतिक जीवन व्यतीत करना का मतलब था कि सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवन को व्यतीत करना है। उसके बाद है वासनाओं पर नियंत्रण रखना। तो इसके अनुसार जो है बाहरी आडंबर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात की गई है, और साथ ही साथ दूसरे धर्मों का सम्मान करना। तो अशोक के धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना चाहिए। जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाना। अशोक के धर्म के अनुसार पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की हत्या या उन्हें क्षति नहीं पहुंचाना। एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप सभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ धर्म लिखा है और यहाँ धम्म लिखा है, तो एक ही शब्द है। आप यहाँ पे धम्म भी लिख सकते हैं, यहाँ पे धर्म भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है, बस अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। चलिए अगला है सबके प्रति दयालु रहना, दयालु बने रहना। तो अपने नौकर हो, चाहे कोई छोटे वर्ग का लोग हो, चाहे कोई गरीब हो, सभी के प्रति दयालु बने रहना और सभी का आदर करना बहुत ही जरूरी है अशोक के धर्म के अनुसार। साथ ही साथ सभी का आदर करना। चलिए अब क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है, ये तो हो गया। अशोक भी जो था वो एक मौर्य साम्राज्य का ही भाग था, उसी के वंश का पार्ट था अशोक मौर्य। ओके चलिए अब बात करेंगे हम जो ये क्या महत्वपूर्ण था, ये मतलब ये जो साम्राज्य है किस तरीके से महत्वपूर्ण था, अगर था महत्वपूर्ण तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो इतिहासकार शुरू किए जानकारी इकट्ठा करना, तो वो कहाँ से करना शुरू किए, जब भारत गुलाम था 19वीं सदी में, तो उसके अद्भुत साक्ष्य मिले, क्या क्या मूर्तियां, अभिलेख, और अशोक के बारे में पता चला। मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया था। तो ये सारी जानकारियां मिली थी। तो ये कब मिली थी, जब इतिहासकार 19वीं सदी में साक्ष्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। अब देखिए दक्षिण में भी राजा हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, और वहां पर तमिल भाषा बोली जाती थी, और लंबी दूरी से राजस्व जुटाते थे, मतलब दूर दूर तक, और उनमें सातवाहन राजा भी थे। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, दक्षिण में राजा और सरदार। लिखिए इसमें दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों जो थे अलग अलग साम्राज्य थे। जैसे सरदारियों का उदय हुआ, ये राज्य समृद्ध तथा स्थायी थे।
तो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे। इसमें सातवाहन राजा भी थे। तो ये कुछ राज्य थे और कुछ राजा और कुछ सरदार के बारे में था। चोल, चेर और पांडे जो थे उनमें से महत्वपूर्ण थे। अब देखिए सरदार और सरदारी। सरदार जो था एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था एवं नहीं भी। जैसे देख सकते हैं, अगर वंशानुगत का मतलब जो अभी के टाइम में परिवारवाद कहा जाता है, परिवारवाद बोला जाता है, तो उसी का वंशानुगत भी हो सकता है या फिर वंशानुगत नहीं भी हो सकता है। जो ताकतवर होगा वो वहां पे एक सरदार बन सकता है। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं और सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये सारी चीजें थी। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा लगान वसूली करते हैं एवं अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में प्राय कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते, लेकिन राजा के स्थायी सेना होती है और उनके अस्थायी अधिकारी होते हैं, लेकिन सरदारी में ऐसा नहीं होता है। ओके, अब देखिए दैविक राजा क्या हुआ करते थे। देखिए दैविक राजा जो होते थे, मतलब बेसिकली ये दैविक राजा अपने आप को उच्च स्थिति हासिल करने के लिए ऐसा किया करते थे। तो कुषाण शासक ने भी ऐसा किया। यूपी में मथुरा के पास जो था एक माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की, जिससे लोगों को लगे कि वो देवतुल्य है। ऐसा ही अफगानिस्तान में भी किया गया था, इन मूर्तियों के माध्यम से, मूर्तियां स्थापित करने के माध्यम से। अब देखिए जनता के बीच राजा की छवि कैसी होती थी, जनता राजा को कैसा मानते थे। अब देखिए इस चीज के साक्ष्य बहुत कम है, क्योंकि इसका साक्ष्य तभी मिलता जब प्रजा के बारे में भी लिखा जाता। वहां पर जो जितने भी इतिहासकार हुए हैं या फिर और भी जो भी लोग थे जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की, जानकारियां मतलब जो लोग ने स्थापित किया इतिहास ऐसा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो इसका जो है जनता के बीच राजा की छवि कैसी होती थी, इसका कोई ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब वो कथाओं में इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कहानियां मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया, तो इसलिए ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाया है। प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है कहाँ पे, गदंती जातक कहानियों में। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के से उपज बढ़ाने के तरीके। तो उपज बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हल का प्रयोग किया गया, लोहे की फाल का प्रयोग किया गया, वह भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो फसल को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, कृषक समुदाय से मिलकर सिंचाई के नए नए साधन को बनाना शुरू किया और फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये सारी जो चीजें थी जिससे 6ठी शताब्दी में उपज बढ़ाने के लिए, मतलब फसलों को जितनी भी फसल थी कंपैरिजन पहले से उपज ज्यादा हो, जिससे मुनाफा ज्यादा हो, व्यापार ज्यादा हो सके, उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए वो आपको मैं बता दिया। तालाब, कुआं, नहर, इस प्रकार के बहुत सारे विकास कार्य किए गए जिससे वहां पर और ज्यादा उपज हो सके। तो अब ग्रामीण समाज में विभिन्नता कैसे थी, उपज बढ़ाने का लाभ सबको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कुछ लोग तो भूमिहीन किसान भी थे, अब उनको उपज कैसे करेंगे, वो तो सिर्फ कार्य कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। तो जब मजदूरी कर सकते हैं तो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो बड़े जमींदार, ग्राम या प्रधान ताकतवर होते थे, उनको इन चीजों का ज्यादा फायदा मिला, जबकि छोटे किसान जो थे वो कमजोर वर्ग होता था और प्रधान का पद अक्सर वंशानुगत ही होता था। प्रधान जो थे वो जैसे वंशानुगत होता था, प्रधानी कार्य करते थे। आज के टाइम में भी कहीं कहीं प्रधानी है, लेकिन उतना उसका प्रभाव नहीं है, बहुत वो खत्म हो चुका है बेसिकली। अब देखिए सिक्के और राजा। सिक्के और राजा में क्या संबंध होता था, व्यापार करने के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर सिक्के नहीं होंगे तो व्यापार करना संभव नहीं हो पाएगा। और व्यापार करना संभव बनाने के लिए अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपने अपने चेहरों के साथ, अपने अपने पिक्चर्स के साथ वहां पर सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए। चांदी, तांबे के मतलब इस प्रकार के अलग अलग सिक्के बनाए जाते थे। तो इसमें आप सभी पहला पॉइंट लिख सकते हैं, सिक्के के चालन से व्यापार आसान हो गया और चांदी तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए गए। ये सिक्के बेसिकली खुदाई में मिले हैं
और खुदाई, और ये सारे साक्ष्य जो है वो खुदाई में ही मिले हैं। आहत सिक्के पर प्रतीक चिन्ह भी थे। ओके, सिक्के राजाओं ने जारी किए थे और शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर है, लिख सकते हैं आप इसको, और ये एग्जाम में भी आने के चांस होते हैं कि प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के कहाँ पर जारी किए गए थे। तो यूनानी शासकों के द्वारा ऐसा किया गया था। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। मूल्यांकन वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं। क्यों? देखिए, रोमन से भी व्यापार स्थापित था और वहां से सिक्के आते थे, यहाँ से सिक्के वहां जाते थे। तो इस प्रकार से वहां पर दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। तो सोने का सबसे आकर्षक सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? गुप्त शासकों ने। लिख लीजिए जल्दी से ये सारे पॉइंट। अब अभिलेखों की साक्ष्य सीमा, तो ये आज के टॉपिक का हमारा सबसे अंतिम टॉपिक है। तो आप ये सभी लिख लीजिए। हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, देख सकते हैं कुछ अभिलेखों में अक्षर जो थे हल्के ढंग से उत्तीर्ण किए जाते थे, जिन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और अक्षर लुप्त थे। कुछ अभिलेख नष्ट हो गए और कुछ अभिलेखों के अक्षर जो थे वो मिट चुके हैं, जिनकी वजह से उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो थे इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है बेसिकली, वो मन के चीजें गढ़ित करके बनाई गई है, और इसलिए कुछ वास्तविक जो था वो वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई हुई। कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता था, जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते हैं। अभिलेखों में केवल राजा महाराजा की और मुख्य बातें लिखी हुई होती हैं, क्योंकि दैनिक जीवन का लिख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिनमें हमें दैनिक जीवन में आम लोगों के बारे में, दैनिक कार्यों के बारे में पता नहीं चलता है। तो अभिलेख बनाने वाले के विचार बनवाने, तो अभिलेख को देखकर यह पता चलता है कि जिसने अभिलेख बनवाया है उसका विचार किस प्रकार से है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यही सब है, और वहाँ पे कुछ कमियां हैं, और इतिहास जो है इस प्रकार से ही लिखा गया है, वो कहते हैं ना, अनुमान लगाकर। तो अनुमान के आधार पर ही हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर। अब इसके बाद जो हम करेंगे, और ये तो जो था किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बेसिस पे था ये चैप्टर हमारा। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे आप सभी को, और इसके बाद जस्ट आपको थर्ड चैप्टर करवाया जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और आपने अगर अंत तक देखा है वीडियो तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया, और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।